Hello everyone. So today we are going to solve some PYQs of electromagnetic induction chapter. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो भाई क्या दे रखा है। 800 टर्न कोयल ऑफ इफेक्टिव एरिया हमें दे रखा है इज केप्ट परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड हमें दे रखा 5 × 10⁻⁵ ठीक है। टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड, जब एक बार हम मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर कर रहे थे तो मैंने वहां पे भी आपको बताया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट होती है वो टेस्ला होती है। व्हेन द प्लेन ऑफ कोयल, जब हम जो कोयल का प्लेन है उसको 90 डिग्री से रोटेट कर दें अराउंड एनी ऑफ इट्स, मतलब उसके किसी भी को प्लेनर एक्सिस के अराउंड 90 डिग्री हम उस प्लेन को रोटेट कर दें 0.1 सेकेंड में, तो ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होगी कोयल में विल बी, वो कितनी होगी ये बताना है हमें। ठीक है, ईएमएफ का मतलब होता है भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जो हमारे पास वो आती है अपना इंडक्शन, ठीक है, फ्लक्स। तो करते हैं भाई क्वेश्चन को सोल्व। इससे पहले मैं चैप्टर का बेसिक आपको थोड़ा सा दूंगी, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास इजी है, लेकिन उससे पहले चैप्टर देखो, अगर किसी ने ये चैप्टर बिल्कुल ही नहीं कर रखा तो सबसे पहले तो भाई आपको चैप्टर रिवाइज करने की आवश्यकता, उसके बाद जो है ये क्वेश्चन इजी लगेंगे। वैसे ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमें सारी चीजें दे रखी हैं, बस फॉर्मूला अप्लाई करना है अगर फॉर्मूला पता हो तो, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास टर्म आती है इस चैप्टर में एक मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। क्या मतलब होता है, इसको हम फाई बी से रिप्रेजेंट करेंगे भाई, जब भी लिखेंगे इसका मतलब होता है बी इंटू ए, ठीक है। हमारे पास ये इसका फॉर्मूला होता है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं बी ए कोस थीटा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, ठीक है। अब इसको हम वेक्टर की फॉर्म में कोस थीटा लिखेंगे। ऐसा यूनिट इसकी क्या होती है मैग्नेटिक फ्लक्स की, टेस्ला पर मीटर स्क्वेयर, ठीक है, टेस्ला मीटर स्क्वेयर, या फिर आप इसको सिंपली वीबर भी लिख सकते हो, दोनों इसकी ऐसा यूनिट हो सकती है, ठीक है। और अगर भाई ये तो बात हो गई नॉर्मली आप जो फॉर्मूला लगाओगे, अगर आपको दे रखा हो कि एक बिल्कुल पर्टिकुलर मेंशन कर दिया कि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड आपको दे रखी हो, क्वेश्चन में बिल्कुल मेंशन करके चीज दे रखी हो, तो उस दौरान आप कौन सा फॉर्मूला लगाते हो, डी फाई इज इक्वल टू, यहाँ पे ये इंटीग्रेशन का यूज करते हो भाई आप, बी डी ए, ठीक है। ये इसकी बिल्कुल जो डी मतलब क्या होता है कि जो क्या बोलते हैं उसको, बिल्कुल स्मॉलर यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो या क्या आ जाएगा हमारे पास इस इंटीग्रेशन वगैरह को, ये 5b हो जाएगा यहाँ पे, बी डी ए। ये हमेशा भाई आप किसी भी कंडीशन में इसको अप्लाई कर सकते हो। ऑलवेज करेक्ट एंड एप्लीकेबल फॉर्मूला है भाई ये, ठीक है, ऑलवेज करेक्ट एंड एप्लीकेबल फॉर्मूला। और अगर यहाँ पे बात करी जाए, ये दे देखिए कोयल ऑफ एन टर्न्स, मतलब टर्न्स का जिक्र कर दे, एन टर्न्स, ये ना दे रखा हो कितनी, मतलब पर्टिकुलर बस एन आपको बोला जाए, तो उस दौरान आप क्या यूज करते हो, फाई टोटल इज इक्वल टू, और मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना हो तो आप क्या यूज करोगे, यहाँ पे बस एन पुट कर दोगे बी ए, ठीक है, सेम मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, ये चीज यहाँ पे लिखोगे। अब भाई फेरेडे ने लो दिए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कंटेक्स्ट में, ठीक है। दो हमारे पास यहाँ पे लो होती है जिनका जिक्र कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो भाई पहले लॉ के अनुसार क्या था, फर्स्ट लॉ ऑफ फेरेडे, क्या क्या उन्होंने इस लॉ में बात करी थी कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई भी चेंज आएगा भाई, whenever there is a change in मैग्नेटिक फ्लक्स, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई भी चेंज आएगा जो कि किससे लिंक्ड हो, कंडक्टर से, लिंक्ड विद कंडक्टर, तो एक ईएमएफ जिसको हम बोलेंगे भाई पोटेंशियल डिफरेंस होता है बेसिकली, ये एक ईएमएफ वहां पे इंड्यूस हो जाता है कंडक्टर में। बेसिकली फर्स्ट लॉ के अनुसार क्या बात कही गई, जब भी कोई भी चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स में आए जो कि कंडक्टर से लिंक हो, तो एक ईएमएफ यानी कि एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है कंडक्टर में इंड्यूस हो जाता है, ठीक है, ये फर्स्ट लॉ ने बोला। सेकेंड लॉ के अनुसार क्या था भाई कि जो मैग्नीट्यूड होगा, देखो अब यहाँ पे एक ईएमएफ इंड्यूस हो गई है भाई कंडक्टर में, और लेकिन जो इस इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड होगा वो किसके इक्वल होगा, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज इन, मतलब जिस
रेट से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया है उसके इक्वल होगा मैग्नीट्यूड किसका, इंड्यूस्ड ईएमएफ का। ठीक है, दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं भैया। ईएमएफ को यहाँ पे हम ई से डिनोट करते हैं इस चैप्टर में सिंपली, जिसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, ई इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बी अपॉन डी टी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, माइनस हम क्यों लगाते हैं भाई, लेंजिस लॉ के अनुसार। ठीक है, लेंजिस लॉ हमारे पास होता है, उसके अनुसार यहाँ पे माइनस लगता है, क्योंकि ईएमएफ हमेशा जो है मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है अकॉर्डिंग टू लेंजिस लॉ। ठीक है, तो जो है हाफ फ्लक्स, मतलब अभी जो ये फ्लक्स है, जिस चेंज की हमने बात किया फ्लक्स में मैग्नेटिक फील्ड के, वो क्यों मतलब क्यों चेंज हो सकता है। बेसिकली फॉर्मूला याद रखोगे, फाई इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा, ये मैंने आपको बता दिया था ऊपर ही। ठीक है, तो क्यों चेंज हो सकता है भैया, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाए, यानी बी की वैल्यू चेंज हो, या फिर एरिया चेंज हो, राइट, या फिर थीटा की वैल्यू चेंज हो, या फिर हमारे पास जो है ए चेंज हो। ठीक है, आर भी चेंज हो सकता है और ए, या तो मतलब आर और ए, मतलब रेडियस या एरिया एक ही बात हो गई वो, मतलब इनमें से किसी भी फैक्टर में अगर चेंज आएगा तो ऑब्वियसली भाई फ्लक्स तो चेंज होगी। ठीक है, और भाई मैं एक यहाँ पे डायरेक्ट आपको एक फॉर्मूला बता देती हूँ जो डायरेक्ट अप्लाई होता है। देखो, फॉर्मूला फॉर न्यूमेरिकल पर्पस, न्यूमेरिकल पर्पस के लिए फॉर्मूला है जो आप अपने माइंड में रखोगे। जब भी आपको एरिया, मतलब गिवन एरिया, जब भी क्वेश्चन में दे रखा हो कि जो गिवन एरिया है वो चेंज हो रहा है, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू 2 पाई आर बी डी आर अपॉन डी टी, ये फॉर्मूला आप भाई वहां पे पुट करोगे। ठीक है, जब भी आपको ऐसा दे रखा हो क्या कि भाई न्यूमेरिकल पर्पस, मतलब न्यूमेरिकल में कि गिवन एरिया जो है चेंज हो रहा है। तो भाई ये तो थी सारी बेसिक बातें जो मैं थोड़ा सा आपको पहले बताना चाहती थी, ताकि आगे जो है हम ऑब्वियसली भाई जैसा पीवाईक्यू दे रखा होगा उसके अनुसार भी हम फॉर्मूले करेंगे, चीजें समझेंगे। ठीक है, तो ये मैं आपको बेसिक इस वजह से बता रही थी ताकि आपको थोड़ा सा पता चले कि इस चैप्टर में ईएमएफ, मैग्नेटिक इंडक्शन वगैरह दो लॉज के ऊपर जो है ये चैप्टर चल रहा है, ताकि इतनी मुश्किल ना हो। तो देखो भैया, आप क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आई गेस हम क्वेश्चन हमने पढ़ लिया था, हमें गिवन क्या क्या है पहले वो चीजें लिखेंगे। भाई मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, यानी जिसको मैं बी से डिनोट करूंगी, कितना दे रखा है, 5 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला, राइट। और नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स, जिसको मैं कैपिटल एन से डिनोट करूंगी, मैंने बताया था आपको, कितना दे रखा है, 800 दे रखा है। एरिया ऑफ कोयल कितना दे रखा है, यानी ए कितना दे रखा है, 0.05 मीटर स्क्वायर, ये भी हमें गिवन है। देखो, टाइम टेकन टू रोटेट यानी डेल्टा टी चेंज कितना दे रखा है हमें, 0.1 सेकेंड, ये हमें टाइम भी दे रखा है। तो इनिशियल एंगल क्या था भाई, अगर ये हमें दे रखा है कि अगर हम चेंज उसको 90 डिग्री से रोटेट करा दे, यानी कि वो फाइनल वाला हुआ, इनिशियल हमारे पास क्या होगा एंगल 0 डिग्री, और फाइनल एंगल यानी थीटा 2 हमारे पास क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है, राइट, क्योंकि हमने उसको रोटेट किया। थीटा, अगर मैंने क्या बताया था अभी पीछे, मैंने बताया था कि किस किस कंडीशन में फ्लक्स चेंज हो सकता है। मैंने बताया था जो भी उससे कोरिलेटेड फैक्टर्स होते हैं, अगर उनमें किसी भी प्रकार का चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा। तो यानी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, अब देखो ये थीटा चेंज हो रहा है, राइट, तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को हम क्या लिखेंगे, यानी कि इसको हम कैसे लिखेंगे, डेल्टा फाई। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला हमारे पास होता है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, उसको कैसे लिखेंगे भाई, एन बी, क्योंकि हमारे पास क्या नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा है, मैंने बताया था वहां पे आप एन पुट करोगे, एन बी ए कोस 90, देखो वही सिंपल फॉर्मूले में बात करी, कोस 90 यानी फाइनल माइनस क्या करेंगे, बी ए कोस 0 डिग्री, राइट, थीटा के प्लेस पे हमने लिख लिया। तो जब हम इसको तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, माइनस एन बी ए हो जाएगा ये। ठीक है, ये कोस थीटा वगैरह कट के, तो यहाँ पे एन आपको पता है वैल्यू कितनी दे रखी है, -800, बी हमारे पास है 5 इंटू 10⁻⁻5, और ए हमारे पास है 0.05, सोल्व करेंगे तो आ जाएगा -2 इंटू 10⁻⁻2 वीबर, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो यानी थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, और यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा भाई, ये भी फॉर्मूला आप याद रखोगे जब सिंपली आपको थीटा के मतलब चेंज पूछा जाए। थीटा इज इक्वल टू -5 अपॉन डेल्टा टी, ये हमारे पास होता है, यानी -5 अभी हमने निकाला है, ये फाई तो निकाला है भाई हमने। ठीक है, ये अभी चेंज ही तो निकाला है फ्लक्स में, तो ये कितना आ गया, -2 इंटू 10⁻³ वीबर, ये हमारे पास आ गया अपॉन
तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पे -2 × 10⁻³ वीबर अपॉन 0.1 यानी कि क्या आएगा 0.02 वोल्ट। ये क्या आ गया भाई, आंसर आ गया। ठीक है, यानी कि आप देख लेंगे भाई कौन सा, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला जो बेसिक चीजें मैंने अभी आपको बताई थी ऊपर सारी, उसको ही अप्लाई करके, उसी इंफॉर्मेशन को अप्लाई करके यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया है 0.02, यानी कि हमारे पास आ गया क्या, डी आंसर। ठीक है, तो भाई हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। सेकंड क्वेश्चन, अ लॉन्ग सोलिनॉइड ऑफ डायमीटर, एक लॉन्ग सोलिनॉइड है जिसका डायमीटर हमें 0.1 मीटर दे रखा, मतलब 0.1 मीटर की, हैज 2 × 10⁴ टन्स, इतने टन्स है पर मीटर। ठीक है, एट द सेंटर ऑफ सोलिनॉइड, सोलिनॉइड के सेंटर पे अ कोयल ऑफ, एक कोयल जिसकी 100 टन्स है और 0.01 मीटर रेडियस है, उसको हमने वहां पे रख दिया विद इट्स, उसके एक्सिस के साथ जो कोइंसाइड, यानी उसके साथ कोइंसाइड का मतलब उसके साथ बेसिकली क्लोज प्रोक्सिमिटी में है, किसके साथ, सोलिनॉइड के एक्सिस के साथ। ठीक है, तो करंट इन द सोलिनॉइड रिड्यूसेस एट अ कांस्टेंट, जो करंट है अब सोलिनॉइड में उसके साथ वो कोइंसाइड कर रहा है। अब जो सोलिनॉइड था भाई उसमें जो करंट है वो इस कारण से रिड्यूस कर रहा है कांस्टेंट रेट के साथ टू 0 एम्पियर, 0 एम्पियर तक वो रिड्यूस हो गया। 4 एम्पियर से 0 एम्पियर पर अब वो रिड्यूस हो चुका है सोलिनॉइड में करंट 0.05 सेकेंड में। अगर जो रेजिस्टेंस है कोयल की वो कितनी है, 10π² ओम, ये रेजिस्टेंस है। ओम जो है रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है। तो जो टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कोयल ड्यूरिंग दिस टाइम, तो हमें क्या बताना है कि भाई कितना टोटल चार्ज जो है फ्लो करेगा उस कोयल के थ्रू ड्यूरिंग, मतलब इस 0.05 सेकेंड के दौरान कितना टोटल चार्ज कोयल के थ्रू फ्लो कर रहा है, वो हमें बताना है भाई कितना होगा। ठीक है, तो सोल्व करते हैं भाई क्वेश्चन को। देखो गिवन हमें क्या दे रखा है, जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं यानी कि n, वो कितने दे रखे हैं, 100 दे रखे हैं। ठीक है, पहले मैं गिवन डाटा लिख रही हूँ सारा। रेडियस यानी r कितना है, 0.01 मीटर। ठीक है, और रेजिस्टेंस कितनी दे रखी है, यानी कैपिटल R इज इक्वल टू 10π² ओम, ये हमें दे रखा है। ठीक है, और n यहाँ पे कितना होगा, n इज इक्वल टू 2 × 10⁴। ठीक है, ये हमें दे रखा है यहाँ पे। तो हम जानते हैं भाई, एक फॉर्मूला मैंने बताया था ईएमएफ का इज इक्वल टू -n, जब हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स का जिक्र हो। सिंपल फॉर्मूला मैंने बताया था E इज इक्वल टू d∅/dt, ये फॉर्मूला बताया था यहाँ पे, लेकिन हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स का जिक्र है तो -n यहाँ पे हम पुट करते हैं। ठीक है, -d∅/dt मैंने आपको बताया था। माइनस क्यों था, लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास जो ईएमएफ है वो जो फ्लक्स के अपोजिट होती है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, ये मैंने चीज आपको बताई थी। तो यहाँ पे -d∅/dt हम लिख देंगे। तो यानी कि हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, जब हमारे पास रेजिस्टेंस भी दे रखी है तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। जब रेजिस्टेंस आपको दे रखी हो E/R इज इक्वल टू -N/R, यहाँ पे रेजिस्टेंस हम दोनों के नीचे ले लेते हैं डिनोमिनेटर में, d∅/dt। ठीक है, हम ऐसे लिखेंगे इसको। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा भाई, E/R क्या होता है आप जानते हो, करंट इज इक्वल टू ये अपना EMF अपॉन रेजिस्टेंस, ये फॉर्मूला होता है इस चैप्टर के। ये फॉर्मूला भी आप याद रखोगे भाई। ठीक है, करंट इज इक्वल टू E/R। तो यहाँ पे E/R के प्लेस पे क्या आएगा, डेल्टा आई आ जाएगा, इज इक्वल टू -N/R d∅/dt, ये हमारे पास आ गया। तो हम लिख सकते हैं भाई करंट का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, Q/T। डेल्टा आई इज इक्वल टू, देखो सारे फॉर्मूले एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड है भाई, फिजिक्स में ऐसा ही होता है, पता नहीं कौन से चैप्टर का कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करना पड़ जाए, तो इस वजह से थोड़ी सी टफ भी होती है। तो यहाँ पे हमारे पास एक करंट का फॉर्मूला ये रेजिस्टेंस के केस में, लेकिन अगर हम चार्ज के केस में बात करें तो क्या आएगा, डेल्टा Q/ΔT। राइट, हमारे पास ये आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा Q/ΔT, आई के प्लेस पे इज इक्वल टू -N/R ΔΦ/ΔT, मैंने लिख लिया। तो देखो अब इसको थोड़ा सा इक्वेट करेंगे। डेल्टा Q को हम ले लेंगे बाहर, इज इक्वल टू -N/R ΔΦ/ΔT
यहाँ पे बाहर हमारे पास ये टी को हमने बाहर ले लिया बिल्कुल, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखो जो ये नेगेटिव साइन है यहाँ पे, ये क्या शो कर रहा है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो चेंज ऑफ फ्लक्स को अपोज करती है। तो मैंने आपको लेंजिस लॉ के अनुसार बता ही दिया था, तीसरी बार अब ये बात मैंने बताई है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डेल्टा क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे एन अपॉन आर के प्लेस पे क्या फॉर्मूला पुट होता है भाई, म्यू नोट एन स्मॉल एन इंटू कैपिटल एन इन नंबर ऑफ टर्न्स पाई आर का स्क्वायर। यहाँ पे अंदर हमारे पास क्या आएगा, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, ये जो है कॉमन में चला जाएगा, आर यहाँ पे हमने अंदर यूज कर लिया, ये आर जो था क्या आ गया 1 अपॉन आर, ये डेल्टा टी एज इट इज यहाँ पे हमारे पास बाहर आएगा, ठीक है। तो यानी कि इसको इक्वेट करेंगे, फॉर्मूला आएगा म्यू नोट एन पाई आर का स्क्वायर डेल्टा आई अपॉन आर। सारी वैल्यूज अब आपके पास है, डेल्टा क्यू यानी चार्ज हमारे, यानी करंट कितना आ जाएगा, चार्ज फ्लोइंग हमसे पूछा गया था, तो कितना आएगा भाई हमारे पास, सोल्व करके आएगा 32 माइक्रो कूलाम। चार्ज की यूनिट होती क्या है भाई, चार्ज की यूनिट कूलाम होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इसका फॉर्मूला आया। म्यू नोट एन पाई आर का स्क्वायर डेल्टा है, बिल्कुल ठीक फॉर्मूला भाई हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। और सोलिनॉइड में आपको बता देती हूँ क्या होता है, मतलब काइंड ऑफ ये होता है सोलिनॉइड, ठीक है। ये मतलब यहाँ पे ऐसे जिसके ऐसा मतलब जिसके अराउंड जो है ये कोइलिंग्स होती हैं। तो भाई सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, फॉर्मूला याद रखोगे तो आंसर हमारे पास क्या आया इसका 32 माइक्रो कूलाम इसका आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे भाई, क्या दे रखा है, एक इलेक्ट्रॉन है जो कि मूव्स ऑन एक स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रहा है x to y एज शोन, जैसा हमें यहाँ पे दिख रहा है। जो ABCD है इज अ कोयल, ABCD ये कोयल है जो कि एडजेसेंट है किसके, इलेक्ट्रॉन के पाथ के, इलेक्ट्रॉन का पाथ भी इस साइड है, ABCD ये इसके अपोजिट है, ठीक है, एडजेसेंट। बेसिकली ये ऐसे जा रहा है तो ये कैसे, ऐसे एडजेसेंट। तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन, तो करंट की क्या डायरेक्शन होगी इफ एनी इंड्यूस इन द कोयल, अगर मतलब करंट इसमें कोयल में इंड्यूस हो भी जाए तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये हमें बताना है, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ आना जरूरी है सबसे पहले सोल्व करने के लिए। मैंने क्या बोला कि एक इलेक्ट्रॉन है जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है x to y डायरेक्शन में, ABCD जो है एक कोयल है जो पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन के एडजेसेंट है, ABCD, ठीक है। ये काइंड ऑफ ऐसे है इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में। तो अगर मतलब करंट अगर इसके अंदर इंड्यूस हो जाए, इस कोयल के अंदर करंट, कोई भी करंट इंड्यूस हो जाए तो उसकी क्या डायरेक्शन होगी ये हमें बताना है, ये हमें निकालना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है, ऊपर सोल्व कर लेंगे। यहाँ पे देखो करंट जो है इंड्यूस होगा भाई, ठीक है, करंट क्या है, इंड्यूस होगा जब इलेक्ट्रॉन जो है इंड्यूस करंट के क्लोजर आएंगे। सबसे पहली बात, जब इलेक्ट्रॉन्स इंड्यूस्ड करंट के पास आएंगे तो वो कैसे होंगे भाई, विल बी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगे भाई वो। और जब इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे इंड्यूस्ड करंट के पास आएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, और दूर जाएंगे तो ये चीज याद रखोगे क्लॉकवाइज। ये हर एक कंसेप्ट पे ये अप्लाई होगी कि पास जो आएंगे इलेक्ट्रॉन इंड्यूस करंट के तो वो एंटी क्लॉकवाइज जो है अपनी मूवमेंट करते हैं, और दूर जाते हैं तो भाई वो क्लॉकवाइज करते हैं, ठीक है। जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन देखो ये इस डायरेक्शन में है, ये इलेक्ट्रॉन अपना अच्छे से मूव कर रहा है, तो यहाँ पे ये ऐसे आएंगे कि भाई पास आए तो एंटी क्लॉकवाइज कैसी होती है भाई, ऐसे, ठीक है। ये ऐसे मूव करेंगे, पास आएंगे, दूर जाएंगे तो भाई दूर जाने में ऐसे इस साइड, मतलब अपना ये हो गई, ये एंटी क्लॉकवाइज करेंगे ऐसे, और पास दूर जाएंगे तो ये ऐसे, ठीक है, काइंड ऑफ। तो ये हमारे पास देखो जो मैं एक और बात बता देती हूँ, एडिशनल बात है इस क्वेश्चन, मतलब इसके थोड़ा सा कंसेप्ट आउट ऑफ कंसेप्ट है, इस क्वेश्चन में नहीं है बेसिकली, लेकिन जाननी जरूरी है। अगर भाई मतलब सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स का होना इनफ नहीं होता, ठीक है, जो अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कोयल के साथ लिंक्ड होता है वो क्या होना चाहिए भाई, मस्ट चेंज इन ऑर्डर, मतलब वो चेंज होते रहना चाहिए क्या, प्रोड्यूस करने के लिए कोई भी इंड्यूस्ड ईएमएफ। ऑब्वियसली भाई खाली अगर मैग्नेटिक फ्लक्स कोयल में है तो कोई मतलब क्या फायदा है भाई, वो चेंज होगा, ठीक है। वो क्या होना चाहिए भाई, फ्लक्स लिंक्ड विद कोयल मस्ट चेंज, वो चेंज होना चाहिए ताकि जो है ईएमएफ उसमें इंड्यूस हो सके, ठीक है। उसके स्टेशनरी पड़े रहने का कोई मतलब नहीं होता वहां पे। तो भाई यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा, करंट विल रिवर्स
इट्स डायरेक्शन एज द इलेक्ट्रॉन गोज पास्ट द सेल। अब वो दूर चले जाएंगे तो करंट क्या होगा, रिवर्स, अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर लेंगे, ठीक है। करंट विल रिवर्स, यानी कि क्या होगा, मैंने क्या बताया था, दूर जाएंगे क्लॉकवाइज, ठीक है। अब वो ABCD ऐसे डायरेक्शन थी उसकी, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज थी, करंट आ रहा है, करंट जो है रिवर्स हो जाएगा, यानी कि वो कैसे हो जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी अपोजिट काम होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे भाई फोर्थ क्वेश्चन की। एक थिन सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग रिंग है PQR, ठीक है, सेमी सर्कुलर है भाई, पूरा सर्कल नहीं है, ऑफ रेडियस R, जिसकी रेडियस कितनी है भाई, ये R, रेडियस R दे रखी है, इज फॉलिंग विद इट्स प्लेन वर्टिकल इन अ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड भी, ये हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है इसके प्लेन में, ठीक है, ये ऑब्वियसली ऐसे ही तो है, हॉरिजॉन्टल ऐसे बिल्कुल सीधी लाइनें हैं, ठीक है, तो उसमें है ये एज शोन इन फिगर। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो डेवलप होगा अक्रॉस इस रिंग के अक्रॉस, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा जब इसकी स्पीड क्या हो भाई, v हो, इज वो बताना है क्या होगा, ठीक है। तो देखो भाई, थोड़ा सा स्पेस बना लेंगे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। डायग्राम तो मैं यहीं बना देती हूँ भाई, यहीं पे थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो ये हमारे पास R है, अगर मैं यहाँ तक बात करूँ, ये हाफ R है, तो ये क्या होगी भाई, ये R और ये R मिला के कितनी हो गई भाई, 2R, इसकी रेडियस, ये मेरे पास P है, ये R है, ठीक है। तो देखो अगर मैं बात करूँ, ये P पे क्या होगा भाई, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे R पे क्या होगा भाई, पॉजिटिव, ये P हो गया, ये क्या हो गया R, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो क्या निकालना हमें, डेवलप अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है क्या, नीचे की तरफ, यानी कि देखो रेट ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग, इसका फॉर्मूला आप याद रखोगे, क्या होता है सेमी सर्कुलर के केस में, dA/dt, ये होता है रेट ऑफ डिक्रीजिंग इज इक्वल टू 2R, ऑब्वियसली भाई 2R हो गया रेडियस, इनटू V, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम फेरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को यहाँ पे इंडक्शन को अप्लाई करें तो क्या आएगा, ये आएगा इज इक्वल टू -d/dt, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, इज इक्वल टू, हम इसको आगे लिख सकते हैं -b, ठीक है, इसके प्लेस से -b आ सकता है, b ये होता है हमारे पास dA/dt, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। तो क्या आएगा भाई, इज इक्वल टू, इसको सोल्व करोगे, -b dA/dt के प्लेस पे क्या पुट करोगे, 2RV, ये आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो जो इंड्यूस्ड करंट होगा भाई रिंग में, वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, हैंस जो R होगा वो एट हायर पोटेंशियल होगा, ये जो R होगा भाई ये क्या होगा, हायर पोटेंशियल पे होगा, क्योंकि जो इंड्यूस करंट हुआ, मतलब जो करंट इसके अंदर एंटर करेगा वो कैसे, मतलब रिंग में प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड, कौन सी डायरेक्शन में भाई, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, ऊपर की साइड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा भाई, 2RBV एंड R, ये हमारे पास है, R इज एट हायर पोटेंशियल। अगर मैं बता रही हूँ कि अगर इसका आपने ये फॉर्मूला, ये पोर्शन भी अच्छे से निकाल लिया, तो देखो ये दो तो हमारे, ये तीनों ही एलिमिनेट हो गए, बल्कि ठीक है, आपको आप एक में भी श्योर हो कि भाई आपने ये ठीक निकाला है, तो इसका आंसर आप इजिली जो है फिगर आउट कर सकते थे। एक वायर लूप है, इस रोटेट, एक वायर लूप है भाई, उसको रोटेट कर दिया एक मैग्नेटिक फील्ड में, तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज है ऑफ डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ, तो हमें क्या बताना है कि जो इंड्यूस ईएमएफ है उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन, मतलब कि चेंज ऑफ डायरेक्शन की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होगी वो बताना है, क्या चेंज आएगा वो बताना है यहाँ पे हमें। देखो भाई करेक्ट ऑप्शन इसका ये है, ट्वाइस पर रेवोल्यूशन। कैसे, देखो दिस इज केस, ये पीरियोडिक ईएमआई का एक केस है, ये मैं यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ, ये ईएमएफ और टाइम के वर्सेस, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और टाइम के वर्सेस होता है, ये कुछ ऐसा बनता है, ठीक है, राइट, आप जानते भी हो। तो ये क्या हुआ, ट्वाइस पर रेवोल्यूशन, 2 बार, ठीक है, पर रेवोल्यूशन 2 बार ये चेंज होती है। ग्राफ से ऐसा हमारे पास क्लियर है कि जो डायरेक्शन है वो चेंजिंग वंस इन हाफ साइकिल, ये हाफ साइकिल हो गई, इसमें एक बार डायरेक्शन चेंज हो रही है, फिर ये दूसरी बार हुई, तो इसमें क्या हो गया, वो मतलब हाफ इस साइकिल में चेंज हुआ, तो यानी कि दो बार यहाँ पे हमारे पास जो है फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, एक बार इस हाफ साइकिल में, एक बार इस हाफ साइकिल में, ठीक है, यानी ट्वाइस पर रेवोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 6 की। एक करंट है 2.5 एम्पियर का, ठीक है, 2.5 एम्पियर का एक करंट है जो कि फ्लोज थ्रू अ कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 5 हेनरी। अब भाई याद रखोगे इंडक्टेंस यानी सेल्फ इंडक्टेंस और एक म्यूचुअल इंडक्टेंस, दो होते हैं हमारे पास, दोनों की जो यूनिट होती है याद रखोगे, चाहे सेल्फ आ जाए चाहे आपके पास आ जाए क्या म्यूचुअल, 5 वो सॉरी इसकी एसआई यूनिट क्या होती है भाई, हेनरी होती है, ठीक है, जिसको हम कैपिटल H से डिनोट करते हैं, ठीक है,
क्या क्वेश्चन है, एक करंट है 2.5 एम्पियर का जो कि फ्लो कर रहा है एक कोयल के थ्रू जिसकी इंडक्टेंस 5 हेनरी है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद, तो क्या क्या बताना है यहाँ पे कि जितनी मैग्नेटिक फ्लक्स उस कोयल के साथ लिंक में है, जुड़ी हुई है, वो हमें यहाँ बताना है। ठीक है, तो भाई सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये सिंपल सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी ये हमारे पास एक टॉपिक होता है, इसका हमारे पास ये क्या आया है, क्वेश्चन है। सबसे पहले ये समझो सेल्फ इंडक्टेंस जो इंडक्शन है वो होता क्या है। ठीक है, देखो जो इफेक्ट होता है जिसमें कि चेंजिंग करंट इन अ सर्किट इंड्यूसेस एक, देखो ये कौन सा इफेक्ट होता है जिसमें कोई भी चेंजिंग करंट जो होगा, अच्छे से वर्बल भाई सुनना मेरी बात, जिसमें कि चेंजिंग करंट जो है किसी भी सर्किट में वो इंड्यूस करता है एक इंड्यूस्ड ईएमएफ को एक सेम सर्किट में। ठीक है, सेम सर्किट में ही इंड्यूस कर देता है ईएमएफ को जो उसके साथ लिंक में होती है। ठीक है, और एक चीज और याद रखोगे भाई, सेल्फ इंडक्टेंस के केस में जो करंट है वो टाइम के साथ क्या होता है, इंक्रीज होता है, और अगर करंट इंक्रीज होगा तो वो कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो करता है। याद रखोगे ये पॉइंट बिल्कुल ऐसा का ऐसा एज इट इज याद रखोगे। और करंट टाइम के साथ जब करंट जो है डिक्रीज हो टाइम के साथ, जब ऐसा कुछ दे रखा हो कि भाई डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, तो वो कौन सी डायरेक्शन शो करता है, क्लॉकवाइज, यानी कि दूर जा रहा है तो करंट कम होगा तो क्लॉकवाइज। जो पीछे मैंने बात बताई थी और जो अब मैंने बात बताई है, क्या आप इन दोनों से रिलेट कर पाए? ऑब्वियसली भाई देखो, मैंने पीछे बताया था पास करंट होगा एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि करंट इंक्रीज होगा, यानी कि पास है करंट, तो अभी तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। दोनों बात को कोरिलेट करके देखो और सोचो, और ये बात याद रखो, बेशक समझ नहीं आ रही है क्या बोला है तो बिल्कुल याद रख लेना कि करंट पास है और बढ़ रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो करेगा, करंट दूर है और कम हो रहा है टाइम के साथ तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बिल्कुल एज इट इज डायरेक्शन आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस की बात करी थी मैं, तो इसमें क्या होगा भाई, आपको फॉर्मूला जो जिस हिसाब से याद रखना है, इसमें क्या होता है, देखो जो फाई होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखो मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, यानी कि आप लिख सकते हो फ्लक्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, करंट के। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला आता है इसमें जो कोफिशिएंट होता है सेल्फ इंडक्टेंस में, इसको हटा के हम यहाँ पे एल पुट करते हैं भाई, याद रखोगे फॉर्मूला एल किसे, ये कोफिशिएंट होता है सेल्फ इंडक्टेंस का, और सेल्फ इंडक्टेंस अगर निकालनी होता है एल इज इक्वल टू क्या आएगा, फाई अपॉन आई, ऐसा यूनिट इसकी हेनरी होती है, यानी कि वीवर अपॉन एम्पियर इज इक्वल टू क्या आएगा, हेनरी। तो याद रखोगे, और ईएमएफ निकालना हो इस केस में तो माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, ये फॉर्मूले जो है सेल्फ इंडक्टेंस के, जो बातें मैंने अभी आपको बताई है करंट से रिलेटेड और जो फॉर्मूले से रिलेटेड, ये याद रखोगे आप। देखो ये हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस का सिंपल क्वेश्चन आया है, तो वो उसी कॉन्सेप्ट को, उसी फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। गिवन हमें क्या है, करंट कितना दे रखा है भाई, 2.5 एम्पियर, इतना हमारे पास क्या है करंट गिवन है। इंडक्टेंस कितनी दे रखी है, यानी एल इज इक्वल टू एल लिखेंगे हम इसको, ऑब्वियसली मैंने बताया था अभी, ये कितनी है 5 हेनरी। मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है, बिल्कुल इजी है भाई, क्या फॉर्मूला होगा, फाई इज इक्वल टू एल आई, अभी मैंने बताया था, तो यानी कि एल कितनी है भाई 5 इंटू 2.5 वीबर, कितना आ जाएगा 12.5 वीबर, ये हमारे पास आ गया इसका आंसर, यानी कि सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत ईजी। नेक्स्ट बात करेंगे भाई सेवंथ क्वेश्चन की, एक कोयल है जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है 400 ओम, इज प्लेस्ड इन उसको हमने, एक कोयल है भाई जिसकी रेजिस्टेंस कितनी 400 ओम वाली रेजिस्टेंस की कोयल को हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स फाई, यानी कि जो फाई है वीबर लिंक्ड विद, जो वीबर इसके सही यूनिट है, अगर वो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो कोयल के साथ लिंक में है, कोयल के साथ लिंक्ड है, वेरी, और टाइम के साथ वेरी कर रहा है, यानी टाइम के साथ चेंज हो रहा है, एज फाई इज इक्वल टू 50t² + 4। ठीक है, मतलब इस जो है मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ वो मतलब वेरी कर रहा है इतने फ्लक्स के साथ, तो करंट बताना है कोयल में कितना होगा टाइम 2 सेकेंड पे, इज करंट इन द कोयल एट टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड इज। एक कोयल, अभी दोबारा से क्वेश्चन को बिल्कुल सिंप्लीफाई करके बता देती हूँ ताकि सोल्व करने में आसानी रहे। वैसे बहुत ईजी क्वेश्चन है, जो पीछे हम कंसेप्ट 6 क्वेश्चंस में पीवाईक्यूज में जो जो हमने बातें समझी हैं वही चीज यहाँ पे अप्लाई करनी है। एक कोयल है भाई जिसकी रेजिस्टेंस 400 ओम की है, उसको हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। अगर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो लिंक है उसके कोयल के साथ और टाइम टी के साथ वो वेरी कर रही है, एज फाई इज इक्वल टू 50t² + 4, ये इसकी इक्वेशन दी है। तो करंट बताना है कोयल में कितना होगा टाइम 2 सेकेंड के दौरान, ये बताना है। ठीक है भाई, थोड़ा सा स्पेस बनाएंगे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए।
देखो, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन के अनुसार जो इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है भाई, मैंने बताया था E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, ये हमारे पास होता है। इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, माइनस 100t, ये हमें दे रखा है, ठीक है, इक्वेशन के अनुसार मैंने ये चीज यहाँ पे लिखी है। इंड्यूस्ड करंट आई एट टाइम इज इक्वल टू कितना है भाई, टाइम 2 सेकेंड पे कितना होगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे उसको। रेजिस्टेंस दे रखी है, मैंने पहले भी क्वेश्चन में बताया था, रेजिस्टेंस दे रखी है तो डिनोमिनेटर में हम उसको लेते हैं E अपॉन आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, प्लस 100 इंटू में क्या आएगा, टाइम यहाँ पे कितना है, इसके प्लेस पे क्या आएगा 2, ठीक है, अपॉन 400 सोल्व करोगे तो क्या आएगा 0.5 एम्पीयर। ये भाई हमारे पास सिंपल सा आंसर इसका आ गया है, ठीक है। यहाँ पे प्लस क्यों आया, क्योंकि भाई माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस, ठीक है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे क्या यूज किया, प्लस किया। तो देखो जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होती है एक लूप के साथ, वो कभी भी चेंज नहीं होती जब मैग्नेट और लूप जो है मूव कर रहे हो सेम वेलोसिटी के साथ। मतलब एक ना एक की वेलोसिटी अलग होनी चाहिए, दोनों अलग अलग वेलोसिटी के साथ अगर मूव करेंगे तो ही जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होती है, वरना अगर मैग्नेट और लूप सेम वेलोसिटी के साथ चल रहे हैं तो भाई किसको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, सेम वेलोसिटी के साथ है तो कोई डिफरेंस क्रिएट ही नहीं हो रहा, ठीक है, और कोई ग्रेडियंट जिसको हम बोल सकते हैं, कोई पोटेंशियल ग्रेडियंट वहां पे क्रिएट नहीं होगा, तो भाई कहाँ का चेंज आएगा, ठीक है। तो बस ये फॉर्मूले आपको क्वेश्चन समझ लो सबसे पहले, तो फॉर्मूले भी आप बना सकते होगे, फिर भाई थोड़ा सा टाइम तो लगता है, चीजें मुश्किल लगती हैं अभी तो समझाने में और समझने में, एकदम से देख के लगता है कि काफी ईजी है, बट कोई बात नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आया था, 7th का ए आया। नेक्स्ट बात करेंगे भाई, इन अ कोयल ऑफ रेजिस्टेंस, एक कोयल जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है 10 ओम है, तो जो इंड्यूस्ड करंट डेवलप्ड बाय, जो करंट इंड्यूस हुआ है बाय डेवलप्ड बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, एक 10 ओम की रेजिस्टेंस वाले कोयल में जो इंड्यूस करंट डेवलप हुआ है वो कैसे, बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट, उसके अंदर हमने मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज लाया तभी तो करंट इंड्यूस हुआ, ठीक है, और कोयल की रेजिस्टेंस 10 ओम है। इज शोन इन फिगर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये हमें एज अ यहाँ पे दे रखा है इस ग्राफ में। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स थ्रू कोयल इन वीवर इज कितना होगा, सेकंड लॉ ऑफ फैराडेज लॉ, हमने इसी के ऊपर पढ़ा था, ठीक है, मैंने बताई थी ये सेकंड लॉ फैराडे का जो था उसके अनुसार हमसे ये बात पूछी गई है। तो भाई वो क्या पूछा है कि कितना मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स थ्रू द वीवर कितना होगा, ये हमें यहाँ बताना है। तो देखो भाई इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझो, इजी है वैसे, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो जो चार्ज होता है कोयल के थ्रू वो किसके इक्वल होता है भाई, जो एरिया ऑफ करंट और टाइम का जो एरिया होता है, यानी आई और टाइम के वर्सेस जो एरिया होता है उसके इक्वल होता है, यानी कि ये जितना भी होगा इसको हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू, यानी चार्ज निकालने थ्रू द कोयल, Q इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, हाफ इंटू ये क्या है 0.1 इंटू 4, इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हाफ से, ठीक है। ये हमारे पास क्यों, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो ये जो एरिया अगर हम कंसीडर करें तो Q इज इक्वल टू हाफ इंटू 0.1 इंटू 4 इज इक्वल टू कितना आ गया भाई 0.2 कुलाम आ गया। आप देखो Q इज इक्वल टू फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हमें दे रखी है तो कितना आएगा, चेंज इन फ्लक्स होता है भाई डेल्टा फाई इज इक्वल टू Q इंटू आर, तो हमने Q को बाहर ले लेंगे, डेल्टा फाई अपॉन आर ये आ गया। यहाँ पे आप पुट करोगे तो क्या आएगा, Q इज इक्वल टू 0.2, यानी कि क्योंकि हमारे पास Q हमने निकाला था, ये निकाल रखा, इज इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन रेजिस्टेंस के प्लेस पे क्या आएगा 10 आएगा, ठीक है। ये मेरे पास आएगा, जब इसको आप सोल्व करोगे भाई डेल्टा फाई इज इक्वल टू आ जाएगा 2 वीबर। तो कुछ इस प्रकार ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना था। पहले आप ये एरिया निकाल लोगे, एरिया से आपके पास चार्ज आ गया, फिर ये सिंपल फॉर्मूले को आप यूज करोगे। इसमें हमने Q की वैल्यू ऑलरेडी निकाल ली थी, डेल्टा फाई हमको पता नहीं है निकालना भी, हमें चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ही था, हमें रेजिस्टेंस ऑलरेडी दे रखी थी 10 ओम। तो हम दोनों सारी डाटा मतलब सारी चीजों को यहाँ पे लिखा और सोल्व करने पर हमारे पास आंसर क्या आ गया 2 वीबर। यहाँ से 10 से 10 कट गया, बच गया 2 बिल्कुल से। अगर भैया ये काटना ना आया हो तो मैं एक बार बता देती हूँ, ये भी ये यहाँ पे एक इसका हटाएंगे, नीचे 10 ले लेंगे, 10 से 10 कट गया क्योंकि इक्वल में था तो हम काट सकते हैं। तो हमारे पास क्या आया भाई 2 आ गया, फाई इज इक्वल टू क्या आ गया भाई 2 ही तो आया, तो सिंपल 2 वीबर हमारे पास इसका आंसर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट बात करेंगे भाई 9th क्वेश्चन की।
करंट आई जो है एक कोयल में वेरी कर रहा है टाइम के साथ, यानी टाइम के साथ वो चेंज हो रहा है एज शोन इन द फिगर, जैसे कि हमें फिगर में दिखा रखा है। तो वेरिएशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विद टाइम विल बी, हमें क्या बताना है, वेरिएशन बताना है इंड्यूस्ड ईएमएफ का, जो भी ईएमएफ उसमें इंड्यूस हुआ है टाइम के साथ उसकी वेरिएशन बताना है क्या होगा। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, ये हमें दे रखा है। तो देखो वेरिएशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विद टाइम, तो भाई इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा ए। ठीक है, ये देखो काइंड ऑफ दिस टाइप। ठीक है, ये हमारे पास, रुको देखो अब मेरी बात सुनो, हमारे पास फॉर्मूला होता है, मैंने बताया था सेल्फ इंडक्टेंस का, वेरिएशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विद टाइम। ठीक है, ये हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस का है -L di/dt, ये फॉर्मूला मैंने बताया था आपको। तो ड्यूरिंग 0 to t/4, मतलब टाइम 0 से लेके जो t/4 है इस दौरान तक हमारे पास क्या होगा, di/dt क्या है, कांस्टेंट है भाई, यहाँ से यहाँ तक लेकर करंट कांस्टेंट रहा है। ठीक है, करंट क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है, di/dt यानी कि टाइम, करंट का टाइम के साथ जो भी रेट रहा है वो क्या रहा है, कांस्टेंट। ये इतना बड़ा, बिल्कुल इतना, बिल्कुल कांस्टेंट, ये यहाँ तक बड़ा। ठीक है, ये करंट इतना बड़ा, तो हमने जब देखा तो ये एक दूसरे बिल्कुल सेम थे भाई, कांस्टेंट रहा है। ठीक है, राइट, कांस्टेंट रहा है, ये अब समझते चलो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ई क्या हो गया, ई इज इक्वल टू क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। नेगेटिव आएगा तो यानी कि वो नीचे की साइड जाएगा ग्राफ, यानी कि जैसे मैंने यहाँ पे दिखा रखा है जो करेक्ट ऑप्शन में, नीचे की साइड आएगा। अगर भाई यहाँ पे कांस्टेंट है हमारे पास, यानी ये कांस्टेंट हो गया, तो ई इज इक्वल टू क्या रह गया भाई, नेगेटिव ही तो रहा। यहाँ पे इस फॉर्मूले को समझो, मेरी बात को अच्छे से समझो भाई, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। यहाँ पे मैंने बोला हमें ये फॉर्मूले के अनुसार ये क्या होता है, di/dt क्या होता है, रेट ऑफ चेंज होता है, राइट। तो यहाँ पे 0 to t/4 टाइम की जब हमने बात की तो हमने देखा कि ये जो रेट है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट यानी ये तो हट गया, यहाँ पे क्या बच गया, नेगेटिव, ई इज इक्वल टू नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या है, ये नीचे आया। चलो क्लियर हुई बात। अब t4 से लेकर t/2 तक हम देखेंगे इस टाइम तक, तो इसमें di/dt क्या हुआ भाई, 0 आया। क्या आया भाई, बिल्कुल 0। ये यहाँ पे क्या था हमारे पास, ये ऐसे कांस्टेंट हो गया और ये करंट भी क्या रहा, कांस्टेंट रहा। ठीक है, बिल्कुल क्या रहा, बिल्कुल सेम, यानी कि ये क्या हो गया, 0, एक दूसरे से एलिमिनेट हो गए, कितना हो गया, 0। तो इस दौरान ई क्या होगा, बिल्कुल 0 होगा, यानी कि कुछ नहीं होगा, ई 0, तो यानी कि बिल्कुल ये भी जैसे यहाँ पे दिखा रखा, बिल्कुल कांस्टेंट। ये नेगेटिव था, नीचे की साइड आ गया, ये क्या हो गया, बिल्कुल 0, कांस्टेंट। अब देखो अगर मैं t/2 से लेकर 3t/4 तक बात करूं तो इसमें आपको क्या दिख रहा है भाई, अगेन इसमें कांस्टेंट, वही बात, करंट इतना बड़ा है, ये इतना नीचे, स्लोप नीचे आया। ठीक है, डिक्रीजिंग स्लोप हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ है, ये नीचे आया, जितना ये बड़ा उतना ये बड़ा, यानी कि ये क्या रहा, कांस्टेंट रहा। क्या रहा, कांस्टेंट। अगर ये हमारे पास अब कांस्टेंट है तो इस केस में ई, मतलब जो डिक्रीजिंग स्लोप की बात हुई है, तो ई क्या हुआ हमारे पास, पॉजिटिव हुआ, यानी ईएमएफ इंड्यूस हुआ तो पॉजिटिव हुआ, तो ये क्या हो गया, ऊपर की साइड आ गया। अब 3t से t तक तो भाई बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल स्ट्रेट 0 रहा है, तो ये भी क्या होगा, ऐसा। तो इस प्रकार जो है ये क्वेश्चन सोल्व करना था। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ऐसे, जो मैंने अभी बताया, कांस्टेंट देखोगे, नेगेटिव, अगर ये बात याद रखोगे भाई, इंक्रीजिंग में है करंट तो नेगेटिव लोगे। नेगेटिव का मतलब, इंक्रीज का मतलब क्या हुआ कि वो जो करंट हमारा कैसा मूव करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज आप समझ सकते हो, जब उल्टी दिशा की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हम नेगेटिव चार्ज लेते हैं। ठीक है, और करंट जब कम हो रहा है, यानी कि यहाँ पे करंट क्या हुआ, कम हुआ है भाई, करंट डिक्रीजिंग में आ गया, तो यानी कि पॉजिटिव कब होता है, जब क्लॉकवाइज में हो, अच्छी अपनी ठीक दशा में चल रहा है टाइम, ठीक दिशा में, तो क्या हो गया, पॉजिटिव। तो ऐसे जो है भाई आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना था। अभी देखो देखकर ऐसा लगा होगा एकदम से पता नहीं क्या पूछ लिया, क्या था, लेकिन मैंने आपको सारी चीजें जो है इससे रिलेटेड, को रिलेटेड एक्सप्लेन कर दी हैं। तो यहाँ पे ये तो बिल्कुल सारा गलत है। देखो अब मैंने आपको करेक्ट आंसर बता दिया, तो ऑब्वियसली और जो बाकी के बच्चे होंगे वो तो गलत ही होंगे, उनका मैं कैसे एक्सप्लेन करूं। बाकी मैंने आपको कंसेप्ट भी बता दिया है और एक एक पॉइंट भी समझाया है कि कैसे क्या आया है। नेक्स्ट बात करेंगे भाई 10th क्वेश्चन की। एक कंडक्टिंग सर्कुलर लूप है, इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक भाई कंडक्टिंग सर्कुलर लूप है, उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। कितनी मैग्नेटिक फील्ड, 0.025 टेस्ला विद इट्स प्लेन, जो उसका प्लेन जो है उस लूप के परपेंडिकुलर है। ये लूप हो गई, ये प्लेन हो गया, इसके परपेंडिकुलर है। तो रेडियस जो है लूप का इज मेड टू श्रिंक एट अ, उसकी जो लूप का जो रेडियस है वो ऐसे है कि भाई कांस्टेंट रेट, मतलब श्रिंक हो रहा है, श्रिंक होना मतलब सिकुड़ना,
ठीक है, कांस्टेंट रेट पे वो सिकुड़ रही है। कितना कांस्टेंट रेट? 1 mm पर सेकेंड। ठीक है, इतने रेट से वो श्रिंक हो रही है। इंड्यूस्ड ईएमएफ बताना है जब रेडियस कितना हो 2 सेंटीमीटर। इंड्यूस्ड ईएमएफ बताना है जब रेडियस कितना हो भाई 2 सेंटीमीटर का हो। ठीक है भाई, सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो, जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद लूप इज, जो मैग्नेटिक फ्लक्स भाई उससे लूप से लिंक्ड है वो कितनी होगी? उसका फॉर्मूला क्या होता है? फाई इज इक्वल टू बी पाई आर का स्क्वेयर। ठीक है, लूप में हम पाई आर स्क्वेयर यानी एरिया की बात करते हैं, तो क्या आ गया? फाई इज इक्वल टू बी पाई आर का स्क्वेयर, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला एक और होता है, ई इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी, राइट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डी फाई के प्लेस पे क्या लिखेंगे? बी पाई 2r डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, ये हम यहाँ पे पुट कर लेंगे चेंज को। जब हमारे पास यहाँ पे रेडियस 2 सेंटीमीटर है तो यानी कि डी आर यानी चेंज उसमें कितना है? रेडियस 2 सेंटीमीटर दे रखी है, चेंज कितना है भाई? 1 mm पर सेकेंड का हमें दे रखा है। ठीक है, ये हमारे पास क्या दे रखा है? 0. तो अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला हम यहाँ पे पुट कर देंगे जो भी वैल्यूज हमारे पास है सारी, इंटू पाई इंटू 2 इंटू रेडियस कितनी है भाई? 2 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, mm को हम मीटर में करेंगे, 10⁻⁻3 आ जाएगा। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा भाई? पाई म्यू वी, ये हमारे पास आंसर आएगा। मतलब बेसिकली इसको अच्छे से सब कुछ काट पीट के तो देख लेंगे भाई कौन सा आंसर जो इससे मैच हो रहा है। पाई म्यू वी, ये यानी कि बी ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे भाई, एक रेक्टेंगुलर, एक स्क्वेयर और एक सर्कुलर और एक इलिप्टिकल। ठीक है, ये चार हैं। इन मतलब ऑल इन द एक्सिस, कौन से एक्सिस में है भाई? एक्स और वाई प्लेन के एक्सिस में है, चारों के चारों आर मूविंग आउट ऑफ यूनिफॉर्म, मतलब कि वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बाहर क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ। ठीक है, वी आई कैप। मैग्नेटिक फील्ड जो है डायरेक्टेड अलोंग द, मैग्नेटिक फील्ड जो है नेगेटिव जेड एक्सिस डायरेक्शन के अलोंग है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यूरिंग पासेज ऑफ दिस लूप्स, मतलब इन लूप्स को जब हम पास करेंगे तो उसके दौरान जो इंड्यूस ईएमएफ होगी आउट ऑफ द फील्ड रीजन से बाहर, विल नॉट रिमेन कांस्टेंट फॉर, कौन से के लिए कांस्टेंट नहीं रहेगी, ये बताना है। सर्कुलर, बिल्कुल ठीक है भाई, सर्कुलर और इलिप्टिकल लूप। अब एक बात देखो, मैं आपको कुछ बताऊंगी यहाँ पे। एक हमारे पास यहाँ पे रेक्टेंगुलर है, एक स्क्वेयर है। जब भाई ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाते हैं तो भाई ये कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है भाई, इतना गया, ये अंदर गया, फिर इतना रीजन, इतना, बेसिकली ये कांस्टेंट रहेगी इसकी सारी साइड। लेकिन एक इलिप्टिकल और एक स्क्वेयर की अगर मैं बात करूं तो अब ये इतना इलेक्ट्रिक फील्ड इसके मतलब मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर आ गया, तो मतलब ये बिल्कुल नॉन यूनिफॉर्म है, ये नॉन यूनिफॉर्म शेप होती है। तो ये क्या, इसके लिए कॉन्स्टेंट नहीं होंगे, जबकि ये दोनों क्या है भाई? कॉन्स्टेंट शेप अटेन कर रखे हैं, इस वजह से इनके लिए क्या होता है भाई? बिल्कुल कॉन्स्टेंट रहते हैं। तो सर्कुलर और इलेक्ट्रिकल लूप्स के लिए जो इंड्यूस ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है हमारे पास, वो जो है क्या नहीं रहेगी? कांस्टेंट नहीं रहती। देखो, इंड्यूस ईएमएफ विल रिमेन कांस्टेंट ओनली इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर लूप्स। इन केस ऑफ सर्कुलर एंड इलिप्टिकल लूप्स जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया होता है लूप्स का इन पैसेज ऑफ मतलब इस पैसेज के दौरान आउट ऑफ द फील्ड, वो कांस्टेंट नहीं रहता। यहाँ पे जो इंड्यूस ईएमएफ है विल नॉट रिमेन कांस्टेंट, मतलब कि वो उनके लिए कांस्टेंट नहीं रहता। तो बेसिकली मैंने आपको रीजन भी बता दिया, मैंने बना के भी दिखा दिया है। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? इसका ए आएगा। नेक्स्ट है भाई, एक कंडक्टिंग सर्कुलर लूप है प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.04 टेस्ला की यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उस कंडक्टिंग सर्कुलर लूप को रखा गया है विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर, जो उसका प्लेन है वो उस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, सॉर्ट ऑफ इस तरीके से। जो रेडियस है लूप का स्टार्ट श्रिंकिंग मैंने बताया था, मतलब सिकुड़ना। जो रेडियस है लूप का वो उसने श्रिंकिंग स्टार्ट कर दी एट 2 mm पर सेकेंड के रेट से। ठीक है,
तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा इन लूप, मतलब हमें क्या बताना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ बताना है लूप में जब रेडियस उसका कितना हो 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप व्हेन रेडियस इज 2 सेंटीमीटर इज, तो बताना है सिंपल भाई। वो जब जो मतलब जैसे हम अभी तक फॉर्मूला अपना यूज करके कर रहे थे, तो उसी मेथड का हम यहाँ पे यूज करेंगे थोड़ा सा। देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है इन लूप इज गिवन बाय, क्या फॉर्मूला होता है, इज इक्वल टू माइनस बी डी ए अपॉन डी टी, मैंने बताया था आपको। जहां पे ए क्या है भाई, एरिया होता है लूप का, ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ लूप, ठीक है। यानी मैं लिख सकती हूँ इज इक्वल टू माइनस बी डी अपॉन डी टी, एरिया ऑफ लूप कितना होगा, पाई आर का स्क्वायर, ए के प्लस में मैंने लिख दिया, यानी कि माइनस बी पाई 2r डी आर अपॉन डी टी, ये मेरे पास होगा, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियस कितनी दे रखी है, 2 सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर, ठीक है। और डी आर की बात करूँ चेंज की, तो वो 2 mm था, तो इसको मीटर में करेंगे तो कितना होगा, 2 इंटू 10⁻³ मीटर। डी टी यानी टाइम कितना, 1 सेकेंड, हमें गिवन है ये सारा डाटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, E इज इक्वल टू माइनस 0.04 इंटू 3.14 इंटू, ये सारी जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है, जो भी हमने निकाला है वही सभी आपको यहाँ पे पुट कर लेना है V। तो यहाँ पे E क्या आ जाएगा हमारे पास, जब आप इसको सोल्व करोगे 0.32 पाई इंटू 10⁻⁻5 V, ठीक है। वोट ये 3.2 पाई इंटू यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे 10, इसके ऊपर एक और पावर आ जाएगी इंटू 10⁻⁻6 हो गया। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो इसको मतलब इसको म्यू में आंसर निकालेंगे तो आएगा पाई म्यू वी। तो ये बेसिकली हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आया है। तो देख लेंगे भाई कौन सा, यानी कि डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। फॉर्मूला प्लेस करके हमने निकाल लिया। नेक्स्ट है भाई हमारे पास एक सर्कुलर डिस्क है ऑफ रेडियस, जिसकी रेडियस कितनी है भाई 0.2 मीटर रेडियस की एक सर्कुलर डिस्क है। इस प्लेस एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन कितने 1/p वीवर पर मीटर स्क्वायर के रीजन में इसको रखा गया है। इन सच अ वे कि जो उसका एक्सिस है वो एक एंगल बनाए 60 डिग्री का विद मैग्नेटिक फील्ड जो भी है उसके साथ वो कितना बनाए भाई, एंगल 60 डिग्री का एंगल बनाए मैग्नेटिक फील्ड के साथ, इस तरीके से उसको रखा गया है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द डिस्क इज, हमें क्या बताना है भाई, मैग्नेटिक फील्ड बताना है जो कि डिस्क के साथ लिंक्ड है वो कितनी होगी वो बताना है यहाँ पे, ठीक है भाई। तो इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। हेयर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 1/p वीवर पर मीटर स्क्वेयर, ये हमारे पास है। थीटा कितना है 60 डिग्री। एरिया जो है नॉर्मल है टू द प्लेन ऑफ डिस्क, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे पी आर का स्क्वेयर कोस 60 डिग्री दे रखा है इज इक्वल टू पी आर स्क्वेयर अपॉन 2। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनटू में नॉर्मल एरिया, ये हमारे पास होगा। यानी कि हम लिखेंगे फ्लक्स 0.2 डैश इंटू 0.2 अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.02, ठीक है। इतना 0.02 वीवर मेरे पास इसका आंसर आएगा, ठीक है। वीवर WB से जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या करेक्ट ऑप्शन आएगा 0.02 वीवर, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई 14th, एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब किसके रिजल्ट के कारण जो मैग्नेटिक फ्लक्स एक जो ये क्लोज्ड लूप हमें यहाँ पे दिखा रखा है इसके साथ जो लिंक थी उसके मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज के कारण एक ईएमएफ जो है V वोल्ट की इंड्यूस हो गई लूप में। ईएमएफ कितने V वोल्ट की लूप में इंड्यूस हुई, तो जो वर्क डन इन जूल्स में वर्क डन बताना है इन टेकिंग अ चार्ज Q कूलाम वंस अलोंग द लूप इज, एक क्यू कुलाम को मतलब इसके लूप के अंदर से एक बार ले जाने में कितना वर्क डन होगा वो हमें बताना है यहाँ पे, ठीक है। देखो भाई तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला एक होता है V इज इक्वल टू क्या होगा, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन
Q यानी चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वर्क डन निकालना है तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या आएगा, V अपॉन क्यू। सिंपल भाई, सिंपल फॉर्मूला था, कितना आ गया, V अपॉन क्यू यानी QV, यानी आंसर क्या आएगा, A, ठीक है। काफी इजी था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, दोनों चीज दे रखी थी, बस वर्क डन का फॉर्मूला बताना था। नेक्स्ट है भाई जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस आर, मैग्नेटिक फ्लक्स भाई किसके थ्रू अ सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस आर सर्किट के थ्रू चेंजेस बाय डेल्टा फाई से वो चेंज हो रहा है इन अ टाइम डेल्टा टी टाइम में, मतलब जो मैग्नेटिक फ्लक्स है सर्किट में, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है जिसकी रेजिस्टेंस आर है वो चेंज हो रही है बाय अमाउंट कितना, डेल्टा फाई से इन टाइम डेल्टा टी में। तो जो टोटल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू की, दैट पासिस एनी पॉइंट इन द सर्किट, जो कि पास से मतलब कहाँ से पास करे, मतलब सर्किट में कोई भी पॉइंट है वहां से पास करे ड्यूरिंग द टाइम डेल्टा टी इज रिप्रेजेंटेड बाय, उस चार्ज को, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो बताना है। तो देखो भाई सिंपल है, डेल्टा क्यू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू क्या हो सकता है भाई, आई आर, ये मतलब इंटरलिंक फॉर्मूला एक दूसरे के साथ। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको, जो इक्वेट करेंगे, डेल्टा क्यू डेल्टा फाई इज इक्वल टू आई डेल्टा टी आर, ठीक है, इंटू आर। तो यहाँ पे भाई इसको सोल्व करके आई डेल्टा टी का मतलब क्या होता है भाई, क्यू क्यू इज इक्वल टू ये करंट इंटू टाइम होता है, अगर आपको पता हो तो क्यू इंटू आर, आर आ गया, यानी फाई कितना आ गया हमारे पास। इसको सोल्व करेंगे जब क्यू इज इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन आर, यानी कि डेल्टा फाई अपॉन आर, क्यू इज इक्वल टू सी, ऑप्शन करेक्ट है। पीछे भी हमें एक फॉर्मूला ही बनाना था सॉर्ट ऑफ, यहाँ पे भी एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, एक मैग्नेटिक फील्ड है ऑफ 2 इंटू 10⁻² टेस्ला, मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड इतने टेस्ला की, यानी कितने 2 इंटू 10⁻² की, एक्ट एट राइट एंगल टू अ कोयल ऑफ एरिया 100 सेंटीमीटर, एक्ट कर रही है राइट एंगल पे, ठीक है, टू अ एरिया टू अ कोयल, एक कोयल का जिसका एरिया कितना है 100 सेंटीमीटर स्क्वेयर है, कितने टर्न्स के साथ भाई, 50 टर्न्स के साथ, ठीक है। एवरेज ईएमएफ जो इंड्यूस होगा कोयल में वो कितना है भाई, 0.1 वोल्ट। व्हेन इट इज रिमूव्ड फ्रॉम द, जब उसको हमने फील्ड में से रिमूव कर दिया 1 सेकेंड में, तो वैल्यू बतानी है टाइम की कितनी होगी। व्हेन इट इज रिमूव्ड इन टी सेकेंड, हाँ टी एक नहीं, व्हेन इट इज रिमूव्ड इन मतलब फ्रॉम द फील्ड, रिमूव्ड फ्रॉम द फील्ड इन टी सेकेंड पे रिमूव किया, तो वैल्यू बतानी है टी का कितना होगा, कितनी मतलब कितने टाइम पे बेसिकली। तो भाई यहाँ पे सिंपली हमसे ईएमएफ का जिक्र है, तो ई इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास 2 दे रखी है फाई, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -φ2 -φ1, ये अपॉन टी, ये फॉर्मूला हम लिखेंगे। φ2 क्या है भाई 0 है, φ1 का फॉर्मूला क्या होता है भाई, NBA, राइट, NBA अपॉन क्या आ जाएगा टी, यानी कि इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, NBA अपॉन टी, टी को बाहर ले लेंगे, टी तो निकालना है, टी इज इक्वल टू NBA, और ये जो ई है टी अगर बाहर गया तो ई जो बाहर था वो अंदर आ गया, तो यहाँ पे पुट कर दो भाई N50, बी कितना दे रखा है 2 इंटू 10⁻², एरिया कितना दे रखा है 10⁻² अपॉन ई कितना है 0.1, यानी 0.1 हमें यहाँ दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है EMF। तो भाई सोल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा, 0.1 सेकेंड इसका आंसर आएगा, यानी कि बी ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट है हमारे पास। कुछ नहीं भाई, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ पे हमसे टाइम पूछा था, मैग्नेटिक फील्ड दे रखी थी, एरिया दे रखा था, टर्न्स दे रखा था, ईएमएफ दे रखा था। सिंपल आप भाई इनको इक्वेट करके फॉर्मूला निकालोगे। φ2 यानी मैग्नेटिक फ्लक्स 2 हमारे पास कुछ नहीं थी, 0 दे रखी थी। इनिशियल यानी 1 की बात करूँ, वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी, उसका फॉर्मूला क्या होता है, फील्ड का फॉर्मूला आप जानते हो, φ इज इक्वल टू क्या था मैंने बताया था, NBA, यानी कि n कब होगा जब टर्न्स दे रखी हो, अदरवाइज सिंपल फॉर्मूला क्या था, BA cos थीटा। यहाँ पे हमारे पास टर्न्स की बात करी गई थी, तो इस वजह से हमने क्या लिखा था, NBA, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे सिंपल वो फॉर्मूला हमने यहाँ पुट किया, तो टाइम हमें निकालना था, तो टाइम को बाहर ले लिया, ई को टाइम के प्लेस पे कर दिया, और टाइम को उसको टाइम को ई के प्लेस पे, तो यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट की, 0.1 सेकेंड इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे भाई, इन द सर्किट ऑफ फिगर, ये फिगर हमें जो दे रखी, जो बल्ब है विल बिकम सडनली ब्राइट इफ, जो बल्ब है वो सडनली ब्राइट हो जाएगा अगर, किस कंडीशन में भाई, 4 कंडीशन दे रखी है, किस कंडीशन में ऐसा होगा वो बताना है। कनेक्ट इज मेड और ब्रोकन, कॉन्टेक्ट अगर तोड़ दे या कर दे, नहीं भाई, कॉन्टेक्ट इज मेड, वो जलेगा भाई, ये कॉन्टेक्ट इज ब्रोकन, सी इसका करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे देख पा रहे हो, कॉन्टेक्ट इज ब्रोकन। देखो जब एक सर्किट को हम ब्रोक करते हैं तो इंड्यूस ईएमएफ लार्जेस्ट हो जाती है भाई, जब सर्किट को हम ब्रोक करते हैं, यहाँ पे आपको दिख पा रहा है,
जब हम इस सर्किट को ब्रेक कर देते हैं तो क्या हो जाता है, जो ईएमएफ है उसमें उस कंडीशन में लार्जेस्ट होता है। ये ऐसा पॉइंट है, थियोरेटिकल पॉइंट समझ के, कुछ भी समझ के इसको बेशक याद रख लेना। जब सर्किट को ब्रेक करोगे ईएमएफ लार्जेस्ट होता है, जब उसको जोड़ोगे मेड यानी मेड आ जाए तो यानी ईएमएफ स्मॉलेस्ट होगा उस कंडीशन में। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है। और ऐसा क्यों होता है? अभी देखो, जो एक ईएमएफ है वो इंड्यूस होता है, कब इंड्यूस होता है? जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आए। ठीक है, तो जो चेंज होता है फ्लक्स में वो काफी ज्यादा फास्टर होता है एक ओपन सर्किट में। ओपन सर्किट यानी जो ब्रेक हो चुका है, तो उस सर्किट में जो फ्लक्स होता है, चेंज इन फ्लक्स, वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू क्लोज्ड सर्किट। तो जो फास्ट चेंज हो गया यानी लार्ज चेंज की अगर मैं बात करूँ फ्लक्स में, विल रिजल्ट इन लार्जर इंड्यूस ईएमएफ कंपेयर टू स्मॉल या फिर स्लो या फिर स्मॉल चेंज इन फ्लक्स। तो ये हमारे पास इसका रीजन होता है, मैंने रीजन के साथ आपको बता दिया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, 18th क्वेश्चन की। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस, मतलब कौन से डिवाइस में जो एडी करंट है इफेक्ट इज नॉट यूज, इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जिसमें कि एडी करंट का इफेक्ट यूज नहीं किया जाता? तो भाई यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इलेक्ट्रिक हीटर होता है। देखो, जब मतलब एक इलेक्ट्रिक हीटर जो है वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है भाई? जूल्स हीटिंग इफेक्ट। ऑब्वियसली भाई हीट प्रोड्यूस करता है हीटर, तो जूल्स हीटिंग इफेक्ट वाले प्रिंसिपल पे ये काम करता है। और कभी भी ये एडी करंट वाले कंसेप्ट को इन्वॉल्व नहीं करता इसमें। जबकि ये तीनों जो है, इंडक्शन फर्नेस हो गई, मैग्नेटिक जो ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक ब्रेकिंग ट्रेन में होती है, मैं वो अपना ये मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट वगैरह हो गई, इसमें होता है। और एडी करंट होते क्या है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो, एडी करंट की डेफिनेशन समझो। एडी करंट जो है लूप होते हैं जो कि इंड्यूस होते हैं कंडक्टर के अंदर। मैं थोड़ा सा लिख देती हूँ ये चीज आपको यहाँ पे। मैं पहले से काफी इजी वाली जो है वो लिखती हूँ। एडी करंट्स सबसे पहले समझो, बाय फोकोल्ट के द्वारा 1895 में ये क्या हुई थी, मतलब ये एडी करंट वाला जो भी कंसेप्ट था ये दिया गया था। ठीक है, सर्कुलर मूवमेंट, एडी करंट का मतलब होता है बेसिकली सर्कुलर मूवमेंट। ये पहले इसका बेसिक बता रही हूँ, बिल्कुल बेसिक जो बातें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, चेंजिंग जो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या प्रोड्यूस करती है? इंड्यूस्ड ईएम, मतलब कैन प्रोड्यूस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है भाई, वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकती है। दस जो इंड्यूस्ड करंट होगा क्लोज्ड लूप में उसे बोला जाता है एडी करंट। बेसिकली डेफिनेशन समझो, एडी करंट जो होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के लूप होते हैं जो एक कंडक्टर के विद इन इंड्यूस होती है बाय अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन कंडक्टर। एक मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट एक कंडक्टर के विद इन प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं क्या? एडी करंट्स। ठीक है, इसके यूजेस जैसे कहाँ कहाँ होते हैं, इसके यूजेस की मैं बात करूँ, जैसे ब्रेक्स ऑफ ट्रेन। ठीक है, ट्रेन में जो ब्रेक लगते हैं उसमें एडी करंट का कंसेप्ट अप्लाई होता है। ठीक है, स्पीडोमीटर वगैरह हो गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग हो गई। देखो, जो हाई स्पीड इलेक्ट्रिक ट्रेन होती है उनके बारे में थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, हालांकि ऐसा सच नहीं दे रखा अपने उसमें, पर थोड़ा सा समझते हैं। देखो, जो एडी करंट ब्रेकिंग वाला कंसेप्ट है वो क्या करते हैं, जो काइनेटिक एनर्जी होती है रोटेटिंग डिस्क की, ठीक है, उसको कन्वर्ट कर देते हैं हीट एनर्जी में। ऑब्वियसली भाई वो जो ब्रेक्स अंदर नीचे जो मैकेनिज्म होता है डिस्क का वो,
ठीक है, उसको क्या करते हैं, उसमें जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको हीट एनर्जी में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, विच इज डेसिपेटेड टू सराउंडिंग, और जो कि डेसिपेटेड मतलब बिल्कुल एक यूनिफॉर्मली वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है उधर। तो जो हीट एनर्जी जो डेसिपेटेड हो गई कन्वेक्शन के द्वारा, एज जो डिस्क है वो रोटेट होगा एयर में, तो हीट ट्रांसफर अकर बाय फोर्स्ड कन्वेक्शन के द्वारा वो हीट ट्रांसफर होगा। तो ड्यूरिंग ब्रेकिंग ड्रैग फोर्स, मतलब ब्रेकिंग के द्वारा, ब्रेकिंग के प्रोसेस के द्वारा एक ड्रैग फोर्स यानी एक खिंचाव वाली फोर्स वहां पे क्रिएट हो जाएगी डिस्क में, ड्यू टू दिस द डिस्क में, और जिसकी वजह से वो जो डिस्क होगी वो डीफॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म होता है। और जो फेरेडेज लॉ ऑफ इंडक्शन है भाई, उसके एडी करंट जो है उसका उसके ऊपर ही काम करता है, उसके प्रिंसिपल। जो फेरेडेज लॉ ऑफ इंडक्शन मैंने दो आपको लॉज बताए थे, ठीक है, कि एक भाई मैग्नेटिक फील्ड वो अपना चेंज होता है तो उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होती है, और जो ईएमएफ इंड्यूस हो चुकी है वो किसके इक्वल होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसी प्रिंसिपल के ऊपर जो है हमारा क्या होता है, वो अपना एडी करंट वाला कंसेप्ट काम करता है। ठीक है, तो भाई मैं उम्मीद करती हूँ आपको जो है ये थोड़ा सा चैप्टर और ये क्वेश्चंस जो मैंने बताए वो समझ आए होंगे। मैंने काफ़ी सारे कंसेप्ट भी क्लियर कराने की कोशिश की यहाँ पे इसके साथ साथ, और काफ़ी सारे हमने किए भी, हालांकि फॉर्मूले भी पढ़े और कंसेप्ट भी। तो मैं उम्मीद करती हूँ समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक मिनट, आई थिंक सारा हमने कवर कर ही लिया है यहाँ पे।